ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 52 धर्मपरायणता का पहला दृश्य 14 माघ तदनुसार 27 जनवरी को आदित्यवार था। उस दिन के वृत्तांत में अपने साप्ताहिक अधिवेशन में सम्मिलित होने का हाल लिखते हुए मैंने लिखा था, देवराज ने सत्य पर बड़ा उत्तम और शिक्षाप्रद व्याख्यान दिया। आज के व्याख्यान में कुछ विशेष बल था। मुझे स्मरण है कि उन दिनों देवराज जी पर धर्म का एक विशेष रंग चढ़ा हुआ था। शायद यह व्याख्यान किसी आने वाली घटना की सूचना थी। देवराज जी के पिता ने उन्हें स्पष्ट लिख दिया था कि यदि आर्य समाज का प्रचार करना है तो बर्मा आदि की ओर चले जाएं। जालंधर में रहकर अपने पिता को मित्रों से उलाहना न दिलाएं। देवराज जी के सुपुर्द अपने परिवार की रियासत का खजाना था, परंतु उन्होंने सब हिसाब ठीक करके अपने निज जेब खर्च के 150 रुपए लिए और बर्मा जाने के लिए कलकत्ता चल दिए। तब पिता को होश आया और उन्होंने आदमी भेजकर उन्हें लौटा मंगाया। उधर मैंने नित्य किसी न किसी पास के ग्राम में जाकर वैदिक धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। इससे राय शालिग्राम जी को भी पता लग गया कि आर्य समाज के प्रचार का काम किसी विशेष व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं है। देवराज जी के इस अपूर्व साहस का परिणाम यह हुआ कि धर्म के कार्यों में उनके रास्ते की रुकावटें दूर हो गई। पिताजी की दृष्टि में उनका गौरव बढ़ गया और वे बेधड़क काम करने लग गए। इस अंतर में अंतरंग सभा के अंदर शुद्धि विषयक आंदोलन मैंने जारी रखा और बहुत से सभासदों को अपनी सम्मति के अनुकूल कर लिया, किंतु देवराज जी के लौटने पर मामला ही स्पष्ट हो गया, क्योंकि वे अब समय के न आने के ढकोसले से मुक्त हो चुके थे। इन दिनों मेरा अधिक समय नगर के अंदर प्रचार करने में लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भाई भी देवराज जी के अनुपस्थिति को अनुभव करे। प्रेस और समाचार पत्र चलाने के विचार ने मेरा पत्र व्यवहार भी बढ़ा दिया था, किंतु इन सब बढ़े हुए कामों के साथ एक और तो मैंने भूमिका लिखकर एक भजन पुस्तक का आरंभ कर दिया और दूसरी ओर हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तकों के साथ ऋषि दयानंद कृत वेद भाष्य का स्वाध्याय भी आरंभ कर दिया। इधर यह सब कुछ हो रहा था और उधर अपने ग्राम तलवन से 2 मील दूर अपनी भूमि में लगवाने के लिए फलों की वृक्ष भेज रहा था, क्योंकि इस समय यही विचार था कि एकांत सेवन के लिए वहां एक छोटा सा बंगला बनवाया जावे। इन सब कामों के अतिरिक्त अपनी प्रस्तावित पुत्री पाठशाला को भी नहीं भूला था, क्योंकि 9 फाल्गुन 21 फरवरी को राय बहादुर मास्टर प्यारेलाल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को मिलकर उसके विषय में बातचीत की थी। सद्धर्म प्रचारक का जन्म। जालंधर आर्य समाज के तीसरे वार्षिक उत्सव से पहले ही समाज के बढ़ते हुए काम को देखकर अपना एक प्रेस खोलकर समाचार पत्र चलाने का विचार हो रहा था। उन दिनों जालंधर और होशियारपुर के आर्य समाजियों का भाईचारे का संबंध था, इसलिए महाशय रामचंद्र भी हमारे विचार के साथ सहमत थे। उन्होंने मुझे लिखा कि यदि आर्य समाज की ओर से समाचार पत्र चलाने के लिए कोई कंपनी बनावी जावे तो एक हिस्सा वह भी लेंगे। इस पर मैंने 2 हिस्से स्वयं लेकर कुल 16 हिस्से 25-25 रुपए के स्थिर किए। श्री लाला रामकृष्ण, वर्तमान प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालंधर में वकालत करने आ चुके थे और स्थानीय समाज के उप प्रधान नियत हो चुके थे। वे भी हिस्सेदार हुए। लाला देवराज और लाला शालिग्राम वैश्य, प्रसिद्ध भंडारी गुरुकुल कांगड़ी, कपूरथले के लाला शरणामल इत्यादि ने जी हिस्से लिए। प्रश्न तो पहले से ही हो रहा था, किंतु जब लाला देवराज जी चले गए तब सभासदों
को और भी अधिक जोश आया। 2 फाल्गुन संवत 1945 तदनुसार 14 फरवरी सन 1889 को हिस्सेदारों की एक बैठक हुई। कपूरथले से लाला गोविंद सहाय को बुलाया गया था। इन्हीं के द्वारा प्रेस आदि का सौदा हो रहा था। उसी शाम को सब कुछ निश्चित होकर गोविंद सहाय जी को 50 रुपए बयाना दिया गया। निश्चय यह हुआ कि प्रेस का नाम सद्धर्म प्रचारक रखा जाए और प्रथम वैशाख संवत 1946 विक्रम से सद्धर्म प्रचारक नामी डेमी छोटे 8 पृष्ठों का एक उर्दू साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया जाए। लाला देवराज और मैं संपादक नियत हुए। कचहरी में प्रकाशन पत्र अर्थात डिक्लेरेशन देने का काम मेरे सुपुर्द हुआ, इसलिए मैं ही मैनेजर नियत हुआ। अखबार की नीति के विषय में बड़ा झगड़ा पड़ा करता है। उसका फैसला यह हुआ कि सारी नीति का निर्भर संपादकों पर रखा जाए, उसमें कोई भी हिस्सेदार हस्तक्षेप न करे। यह सब बातें तय करके 4 फाल्गुन 16 फरवरी को मैंने यंत्रालय तथा पत्र की नीति आदि के विषय में एक लेख लिखा। प्रेस आदि के आने पर वही छपाई का पहला नमूना था जो हमने सर्वसाधारण के सामने रखा। मैंने उस लेख की बहुत ढूंढ की, किंतु वह कहीं भी न मिला। इसमें शक नहीं कि प्रचारक के पहले अंक के एडिटोरियल में देवराज जी ने और मुख्य लेख सद्धर्म प्रचारक में मैंने प्रचारक की भविष्य नीति तथा उद्देश्य लिखे दिए थे। परंतु पहले विज्ञापन में कुछ अधिक शब्द होंगे, क्योंकि जब चैत्र के उत्तरार्ध अर्थात मार्च के अंत व अप्रैल के आरंभ में विज्ञापन बंटने के लिए मेरे साथ फिरोजपुर के जलसे पर गए तो उन्हें पढ़ते ही लाला साईदास जी ने जालंधरियों को एक्सट्रीम रेडिकल पार्टी अर्थात गरम उदार दल की उपाधि दे दी थी। जब से प्रेस का खोलना निश्चित हुआ तभी से मैंने स्वाध्याय की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ किया। रात को तो 1.5 व 2 घंटे पश्चिमी विद्वानों के ग्रंथ पढ़ता। उन दिनों हर्बर्ट स्पेंसर के ग्रंथों के अतिरिक्त ड्रेपर कृत कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, बेन कृत एजुकेशन एज ए साइंस, गिजो कृत हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ल्याल कृत एशियाटिक स्टडीज आदि तथा इसी प्रकार की अन्य 20 से अधिक पुस्तकें 6 मास में पढ़ी और प्रातःकाल 1.5 घंटे तक सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य का स्वाध्याय होता। पहले पढ़ी हुई लघु कौमुदी का पुनरावृत्ति भी आरंभ हुई। यही कारण था कि जब संवत 1942 अर्थात सन 1885 के पश्चात पहली बार लाला लाजपत राय ने मेरा व्याख्यान फिरोजपुर आर्य समाज के जलसे पर सुना तो पूछा था, यह इतनी उन्नति संस्कृत में कब की? प्रेस जब 2 सालों में भी अधिक घाटे पर चला और 15 रुपए प्रति हिस्सा बढ़ा देने पर भी घाटा रहा और रामकृष्ण जी से व्यवहार निपुण महाशय को प्रबंध का कार्य देने पर भी प्रेस चलने की कोई सूरत दिखाई न दी तो सब हिस्सों का रुपया मैंने दे दिया और प्रेस का स्वतंत्र स्वामी बन गया। यह बात मैं भूला नहीं कि कुछ हिस्सेदारों ने अपने हिस्से के रुपए मुझसे वापिस नहीं लौटाए। प्रेस प्रचारक का आर्य सामाजिक जगत पर क्या प्रभाव रहा, इसने वैदिक धर्म की क्या सेवा की, सदाचार के फैलाने में इसने क्या भाग लिया और समाचार पत्रों की लेखन शैली के संशोधन का इसने कितना काम किया, इसका इतिहास कोई सद्धर्म प्रचार के ऐसे ही प्रेमी लिख सकते हैं जिन्होंने पहले अंक से अब तक के सब अंक सुरक्षित रखे हैं। सद्धर्म प्रचारक यंत्रालय खुलने के दिनों आलस्य का नाम न था। पहले तो हमेशा किसी न किसी की शंकाओं का समाधान करता, फिर कोई ऐसी सभा आर्य सामाजिक व अन्य न थी जिसकी बैठक में सम्मिलित न होता। प्रातः सायं के स्वाध्याय का वर्णन कर ही चुका हूँ और इन कामों के साथ ही एक बाल विधवा के विवाह की भी चिंता थी, उसके लिए भी यत्न होता। 22 फाल्गुन अर्थात 6 मार्च की डायरी में लिखा है, कचहरी से लौटकर देवराज जी के यहाँ गया और उन्हें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का एक कठिन स्थल समझाया। वहां से लौटती बार 1 घंटा समाज मंदिर में ठहरा, जहाँ परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप भेद पर 2 भाइयों को उपदेश दिया।
फिर ब्रह्मचारी मुनि ऋषि को आध घंटा पढ़ाकर धर्मसभा के जलसे में गया। वहाँ व्याख्यानों में वेद की महिमा का ही वर्णन था, कोई पंथाई झगड़ा न था। जालंधर आर्य समाज के निष्पक्ष भाव का प्रभाव पौराणिकों पर भी पड़ रहा है। धर्मसभा मंदिर से अपने निवास स्थान को गया, जहाँ मेरी संध्या में पंडित बुढ़ा मल नऊ महल के बड़े साहूकार सम्मिलित हुए। यह वृद्ध महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि अग्निहोत्र में भी भाग लिया। चलते हुए 50 रुपए हमारी भावी पुत्री पाठशाला को दान दे गए। सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के पश्चात मैं 9:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था कि मेरे बुलाए हुए रलाराम अपील नवीस टांडा से पधारे और उन्होंने बैसाखी राम साहूकार की बाल विधवा पुत्री से मेरे समझाने पर विवाह करना स्वीकार किया। होली की छुट्टी पर समाज मंदिर में हवन आदि के पश्चात सहभोज हुआ। कपूरथले के लाला धूमामल भी सम्मिलित थे। उपदेशकों का अभाव अनुभव करके इस समय निश्चित हुआ कि जालंधर आर्य समाज की ओर से एक उपदेशक पाठशाला खोली जावे। मैं तो पहले ही ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद तथा ब्रह्मचारी मुनि ऋषि को पढ़ाया करता था। मैंने भी इस भावी उपदेशक विद्यालय का एक अवैतनिक अध्यापक बनना स्वीकार किया। यह उपदेशक विद्यालय कुछ दिनों ही चलकर बंद हो गया। कन्या गुरुकुल की धुन। सद्धर्म प्रचारक के दूसरे अंक से ही मैंने एक लेखमाला का आरंभ कर दिया था, जिसका शीर्षक था अधूरा इंसाफ अर्थात न्याय। इस लेखमाला में मैंने स्त्रियों को सुशिक्षिता होने का पुरुषों के साथ समान अधिकार जतलाते हुए लिखा था। स्त्री को आत्मिक विद्या का वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों को। इसलिए जिस प्रकार पुत्रों को पवित्र वेद की आज्ञानुसार पहले छोटी आयु में माता पिता का अधिकार है कि शिक्षा दें, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जावे तो तत्काल ही लड़का गुरुकुल में भेजा जाना चाहिए, वैसे ही लड़कियों के साथ भी होना चाहिए। उस समय मैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को ही पुत्रों के लिए गुरुकुल समझता था। इसलिए कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फिरोजपुर की पुत्री पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताव मैंने पेश किया था। उन्हीं दिनों कंटक निवासी लाला धनपत राय ने मेरे लेख पढ़कर अपनी पुत्री भगवान देवी का स्वयंवर रचने का नोटिस दिया था और फिरोजपुर की पुत्री पाठशाला के साथ आश्रम खोलने का विचार भी उठा था। आंदोलन तो इन विषयों पर बहुत हुआ, किंतु जहां कुमारी भगवान देवी के स्वयंवर का शोर मचकर अंत को एक ब्राह्मण देवता की कृपा से कुमारी जी का विवाह एक संतान रखने वाले धनाढ्य रंडवे के साथ हो गया, वहां फिरोजपुर का प्रस्तावित आश्रम कन्या गुरुकुल का आभास मात्र भी ना बन सका। क्रमशः